बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं मज़हर बरलास। लेकिन आज हमारा साथ देंगे जनाब साजिद तारड़। साजिद तारड़ रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और मुस्लिम वॉइसेस फॉर ट्रंप के चेयरमैन हैं। हमने आज उन्हें ख़ुसूसी तौर पर अपने स्टूडियो में दावत दी है। जनाब साजिद तारड़ साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। जी हस्ब सबक हस्ब रवायत ख़वातीन हज़रात, एक तो आपको सलाम और दूसरा हम दुआ करते होते हैं हमेशा अपने प्रोग्राम में, तो अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे। ये वतन तरक्की करेगा तो हम सब तरक्की करेंगे। इस वतन की खुशहाली से हम सब की खुशहाली वाबस्ता है। जी अली रज़ा अलवी साहब। मज़हर बरलास साहब, आज बहुत सारी खबरें थीं और क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आज खबरें हैं, बड़ा गर्म दिन गुजरा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। कोई फैसला आया, फिर शोर शराबा पैदा हो गया, शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया, उसके बाद बिलावल का रद्द अमल आ गया, उसके बाद मरियम का रद्द अमल आ गया, फिर अभी कुछ और आने वाले हैं। लेकिन मरियम नवाज़ कहती हैं कि शहबाज शरीफ को भाई का साथ न छोड़ने की सज़ा दी जा रही है। आप क्या कहते हैं? देखिए अलवी साहब, मैं एक तो हमेशा से एक मौक़िफ़ रखता हूँ कि इस मुल्क को जिसने भी लूटा है, किसी का नाम नहीं लेता, जिसने भी करप्शन की है, जिसने भी मनी लॉन्ड्रिंग की है, इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ ज़्यादती की है और उसका हिसाब होना चाहिए। वो खा मरियम नवाज़ का चाचा हो या किसी और का मामा हो या चाचा हो या जो भी हो, तो एक तो शहबाज शरीफ ही नहीं, बाकी लोगों से भी, अगर हुकूमती टीम में ये लोग शामिल हैं तो उनसे भी हिसाब लेना चाहिए। जिसने भी करप्शन की है, अफसरान ने अगर किया, उनसे भी हिसाब होना चाहिए। तो जिसने इस मुल्क को लूटा है उसको उसका हिसाब किताब होना चाहिए। सही, दुनिया में ये होता है और होना चाहिए। और इसको सियासी अखाड़ा बनाना, जिस तरह आज लाहौर हाई कोर्ट में, मैं समझता हूँ कि एक तरह से वहाँ गुंडागर्दी का माहौल था। इतने लोग अदालत के हाथे में जमा थे, कोई जलसा तो नहीं हो रहा था, और फिर अदलिया पर भी रकीक हमले किए गए। तो देखिए, हम सबको अपनी आला अदलिया का एहतराम करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब तो वो हस्ती हैं जो अपने भाई के भी ज़ामन थे, और भाई उनका जो है वो लंदन की सैरें कर रहा है और उधर वॉक करता है और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाता है। और पिछले दिनों उन्होंने एक तकरीर भी की, वो 60-70 मिनट की तकरीर थी, उसमें तो कहीं से भी नहीं लगा कि वो बीमार हैं। सही, 6 हफ्तों के लिए, 8 हफ्तों के लिए वो गए थे, तो उनको आना चाहिए था। जो उन्होंने इस कौम के साथ वादा किया था, इस मुल्क के साथ वादा किया था, इस मुल्क की अदालतों से जो वादा किया था, उसको पूरा करना चाहिए था। तो आज भी जब शहबाज शरीफ के मामले पर बहस व तमीज़ हो रही थी, तो कोई 3-4 घंटे बहस रही। उसके बाद जब नज़र आया उनको, इनके जो वकील हैं आज़म नज़ीर तारड़, तो तारड़ साहब ने वो दरख्वास्त वापस ली, चूँकि वो खारिज हो रही थी, तो उनकी ज़मानत खारिज हुई है। अगर शहबाज शरीफ साहब पाक साफ़ हैं, नेक हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। वो अपनी सफाई का उन्हें मौका मिलेगा, वो मौका चलें, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल उससे फ़ायदा उठाएंगे और जो भी आगे होगा देखेंगे। क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है साजिद तारड़ साहब, और आज उसी में ही उनकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी मनसूख हो गई। फिर यही बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हमें एक बहुत बड़े फोरम पे कहते हुए दिखाई दिए कि गरीब मुल्कों की दौलत अमीरों के पास चली जाती है और वो उससे एंजॉय करते हैं, अयाशी करते हैं, और गरीबों की ज़िंदगी यहाँ बड़ी बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। आप क्या कहेंगे? मेरा इस पे स्टैंड कंप्लीटली डिफरेंट है। सही, वो इस तरीके से, अगर आपका लड़का सिगरेट पीना शुरू कर दे तो आप सिगरेट बेचने वाले का खोखा बंद नहीं करा सकते। सही, कराना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक आप है। अपने बच्चे को समझाएं। सही, अगर पाकिस्तान में आप नैब के कवानीन को तरमीम करने के लिए आपकी तीनों पार्टियों के सेनेटर्स और एमएनएज इकट्ठे हो जाएं, तो हाउ कैन यू ब्लेम दुबई, मिडल ईस्ट, और यू कैन ब्लेम लंदन और न्यूयॉर्क। सही, आपको इंटरनल काम करने की जरूरत है। मैं हमेशा ये स्टैंड लेता हूं, आप कोरोना वायरस से बच जाएंगे, करप्शन से नहीं बचेंगे। और अब आप ऐसी जगह पहुंच चुके हैं, गलती गुंजाइश निश्ता। अब इससे आगे कोरोना के बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये है, इकानमी किस तरीके से आप दोबारा रिवाइव करेंगे। पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में शामिल है जहां पे लोगों के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। ये इस वक्त करंट एस्टेब्लिशमेंट और सियासी लीडरशिप का फर्ज है कि उस पर होमवर्क करें। आप उन चीज़ों को ना देखें, वादे, अब मैं आप
आप मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते रहे। आपके हर लीडर ने कहा कि इसको मैं वहाँ घसीटूंगा, इसको वहाँ मारूंगा, इसका ये करूंगा, ये पैसे वापस लेके आऊँगा। आपके सबसे बड़ा सामने मॉडल सऊदी अरेबिया का था। अगर उन्होंने पैसे लेने थे, उन्होंने पैसे निकलवा लिए। अब आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए पैसे निकलवाने की। आप होमवर्क करें। आप होमवर्क करेंगे तो ये चीज़ें रुक सकती हैं। लेकिन यू कैन नॉट ब्लेम अदर्स, यू कैन नॉट ब्लेम सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इफ योर सन इज स्टार्ट स्मोकिंग सिगरेट। तारड़ साहब ने दिलचस्प बात कर दी। मजहर बरलास साहब, ये उन्होंने कहा भी आप बात तो उनकी ठीक है। उनको देखे ना, अभी आपका बच्चा सिगरेट पीता है तो आप फैक्ट्री वाले के पास चले जाते हैं, अपने बच्चे को काबू करें। लेकिन एक बात उन्होंने की कि सऊदी मॉडल था, चाइना मॉडल की भी हम अपने शोज में बात कर चुके हैं। तो ये नहीं, ये जो पैसे निकलवाने का एक ढंग था या ढब है, वो उसमें इस गवर्नमेंट को नहीं आता कि ये निकलवा नहीं पा रही और बस काम चले जा रहा है। नहीं, इसमें आप देखें एक छोटा सा फ़र्क है। तारड़ साहब हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, एक बड़े मुल्क में एक बड़ी सियासी जमात के साथ वाबस्ता हैं, वहाँ सियासत करते हैं। पिछले इलेक्शन में भी ट्रंप के साथ साथ नज़र आए, इस दफ़ा भी उसकी मुहिम का हिस्सा है। वो तो खैर जो लोग आपका कालम पढ़ते हैं वो तारड़ साहब को बखूबी जानते हैं। वैसे भी तारड़ साहब का तारुफ नहीं है, लेकिन तारड़ साहब जाने पहचाने जाते हैं। तारड़ साहब ने जो सऊदी अरब की बात की, देखिए सऊदी अरब में बादशाहत है। जो बादशाह ने कहा वो कानून, जो बादशाह ने चाहा वो कानून। चाइना मॉडल की जो बात है, चाइना में आप देखिए कि एक पार्टी की हुकूमत है, वन पार्टी रूल है। और अब उन्होंने भी जो चीनी प्रेसिडेंट है शीपिंग, उसको ताहयात सदर बनाया हुआ है। और उसकी जो बातें हैं उसको वो कहते हैं इसके अक़वाल को आइन का हिस्सा बनाएं। तो जहाँ इन दोनों मुल्कों में ये सूरत हाल, हमारे यहाँ सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ कानून साजी होती है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट के लोग ही जो करप्शन करते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं वही कानून साजी करते हैं। तो उन्होंने कवानीन में इतनी झोल दे रखी है। हमारे यहाँ नैब के कवानीन जो हैं शायद वो भी पूरा नहीं उतरते, चूँकि कानून बनाने वालों ने ऐसे ऐसे कवानीन बनाए हुए हैं कि उनको कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाता है। अब आ जाइए मौजूदा हुकूमत, जिन्होंने दावे किए थे। मौजूदा हुकूमत अभी तक इनसे पैसे वसूल क्यों नहीं कर सकी? एक तो यहाँ बादशाहत नहीं, दूसरा यहाँ वन पार्टी रूल नहीं, तीसरा ये है कि कानून साजी नहीं हो पा रही। चूँकि पीटीआई के पास सेनेट में अक्सरियत नहीं है, तो कौमी असम्बली में तो वो सादा अक्सरियत से मंजूर कर लेते हैं कोई कानून, मगर सेनेट में वो नाकाम हो जाते हैं। उसी जो अददी अक्सरियत कम है सेनेट में हुकूमत की, उसका नाजायज़ फ़ायदा अपोजिशन उठाती है। जी ठीक है। तारड़ साहब, इन्होंने एक मॉडल की बात की जनाब, सऊदीया मॉडल, चाइना, ये कोई आइडियल मॉडल है या ये भी एक तरह की डिक्टेटरशिप हुई कि एक बंदे को ताहयात बना दें और ला यानी किस्म के और बिल्कुल लामहदूद इख्तियार दे दें? अपोजिशन तो अभी भी चीखती है कि इनके पास इतने इख्तियारात हैं। मिसाल के तौर पर एक इख्तियार ये है कि जनाब आपके आमदन से ज़ायद असासे, अच्छा आप मनी ट्रेल रहे हैं, रसीदें लें। अगर रसीदें किसी भी शख्स पे, मैं और बरलास साहब ये बारहा बात कर चुके हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई हम पे हाथ डाले और कहे कि इसकी रसीद ले आएँ, तो इस मोबाइल को जो कई साल पहले ख़रीदा था कहाँ से लेके आएंगे? और जनाब ये आमदन से ज़ायद असासा, ये इतनी बारीक लहकूने हैं, जिसको दिल करे उसे पकड़ लें और जेल में डाल दें। अपोजिशन यही चीखती है कि हमारे साथ ज़्यादती होती है। और उन्होंने आज भी बात की कि 3 मुआविनीन ख़ुसूसी बैठे हुए हैं वज़ीर आज़म साहब के दाएं बाएं, उनको नहीं पकड़ते। उन्होंने और भी बहुत सारे लोगों के नाम लिए, उनको नहीं पकड़ते। वो कहते हैं इंसाफ अगर है तो होता हुआ दिखाई भी तो देना। नहीं, गुजारिश ये है, तारड़ साहब जो है ना, तारड़ साहब चूँकि अमेरिकन पॉलिटिक्स से हैं, मैं यही तो आप दरमियान में हाँ इसको लिंक कर लेना थोड़ा सा, ट्रंप साहब के साथ हम इसको लिंक करते हैं। यहाँ सारी पार्टियों से मुरासम हैं, हम उन्हें इस बहस में नहीं उलझाते। हम आपको इस बहस में जी बिल्कुल नहीं उलझाते, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बरलास साहब। आप इस चीज को थोड़ा सा ये लिंक कर दें, इनसे बात हो सके मनी लॉन्ड्रिंग। बरलास साहब ने पिछली चीज में मेरे इसी चीज का जवाब कुछ दिया है। वो इस तरह है कि इस वक्त नैब को उसके कवानीन तरामीम करने के लिए तीनों पार्टियां इकट्ठी हैं। तो कवानीन थोड़ा सा मैं टच बेस करना चाहूंगा। कवानीन को मैंने पढ़ने की कोशिश की, मैं पढ़ नहीं सका। पूछे क्यों? वो कहते हैं कि 1 अरब से नीचे की करप्शन को हाथ न डाला जाए, 5 साल से पुरानी करप्शन को हाथ न डाला जाए।
अगर एक दफ़ा बंदा सौदेबाजी कर लेता है नैब से, उससे दोबारा उसकी दूसरी करप्शन ना पकड़ा जाए। तो इसमें तीनों पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं, लेकिन सोच होनी चाहिए पाकिस्तानियत की। सोच, जब तक पाकिस्तानी नहीं बनेंगे, मुसलमान नहीं बनेंगे, इस चीज़ का सलूशन नहीं निकलेगा। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस वक्त खान साहब के मैंडेट में बाहर से पैसा लेके आना उनके मैंडेट का हिस्सा था। इससे पहले नवाज शरीफ साहब तकारीर करते रहे हैं कि वो पेट फाड़ के निकाल लेंगे पैसा, वो फलां घसीटेंगे वहाँ घसीटेंगे, लेकिन ये अब करना पड़ेगा। 25 करोड़ अवाम अब मायूसी के धाने पे खड़े हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो पैसा कब आएगा वापस। चलें ठीक है, मैं आपसे ही दोबारा ये एक अगली बात पूछूँ, अभी जो मौजूदा सिचुएशन क्या है, बहुत सारे पॉलिसी साज, बहुत सारे थिंक टैंक्स सोच रहे हैं, उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तानी टिल्ट जो है अमेरिका से चाइना की तरफ हो रहा है, कुछ नए ब्लॉक्स की तरफ जा रहा है। आपकी स्टडी क्या है, इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात अगर मुझसे ज़ाती तौर पर पूछे तो सर्द मोरी का निशान है आजकल। सही। उसके कई वजूहात हैं। एक तो अमेरिका का इलेक्शन सही है, दूसरा पाकिस्तान के साथ अमेरिकन पॉलिसी का अलाइंड होना या विंडो खुलना अफगान चीज़ों के साथ, वो इट वाज पार्ट ऑफ दैट पैकेज। अब वो सर्द मोरी का निशान है। लेकिन इसमें मैं ये बात बताऊंगा ज़रूर कि वाशिंगटन डीसी में मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान हैज़ बिकम 50 years बिहाइंड द इंडियन लॉबी। पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तानी डायस्पोरा इज नॉट इंटरेस्टेड इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, नंबर 1। दूसरा, वहाँ पे निकी हेली, बॉबी जिंदल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन चुके हैं, 5-6 कांग्रेसमैन इंडियन डिसेंट के, 10-15 बड़ी कंपनियां, इंटरनेशनल फॉर्च्यून 500 कंपनियां, उनके सीईओ जो हैं वो इंडियन। बल्कि यहाँ तक कि अभी सुप्रीम कोर्ट की जो नॉमिनेशन थी, अगर वहाँ पे फीमेल औरत ना होती तो इंडियन डिसेंट का सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस आ रहा था। वर्सेस न्यूयॉर्क में हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, एक काउंसिलमैन भी नहीं है। इंडिया में आपको सोमालियन डिसेंट का मिल जाएगा कांग्रेसमैन, इथियोपियन मिल जाएगा कांग्रेसमैन, पाकिस्तानी नहीं है। हम बहुत पीछे हैं इन चीज़ों में। और दूसरा ये है कि रिलेशनशिप को बैलेंस होना चाहिए मेरे ख्याल में। अब मैं एक मिसाल दूंगा इंडिया की। इंडिया ने हाउदी मोदी किया, उन्होंने नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप किया, उन्होंने अमेरिका से हेलीकॉप्टर खरीदे, लेकिन फ्रांस से जाके राफेल खरीद लिए। बैलेंस करना चाहिए। ये वो दौर नहीं है कि आप यकलक 73 ईयर के रिलेशनशिप को यू टर्न मार के दूसरे कैंप में चले। बड़ी खौफनाक बातें कर रहे हैं साजिद तारड़ साहब, और इन्होंने तो मुझे 11,000 वाट का करंट दे दिया। कह रहे हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की मैनेजमेंट भारत के मुकाबले में 50 साल पीछे है, और ऐसे नहीं होता कि आप 70 बरस के ताल्लुकात को एक ही यू टर्न से मोड़ लें। मुल्कों की दोस्ती इस तरह नहीं। तो इनसे और भी बहुत कुछ पूछेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात ये हो रही थी कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो बड़ी अजीबोगरीब मोड़ पे खड़ी है, और साजिद तारड़ साहब का कहना था कि भारत हमारा दुश्मन ज़रूर है और धड़ल्ले का दुश्मन है, और बड़ी मक्कारी के साथ और बड़ी फनकारी के साथ दुश्मनी करता है, लेकिन खारजा पॉलिसी में अमेरिका में वो हमसे आगे है। मज़र बरला साहब, मुझे आपकी तरफ आना है और फिर मुझे वापस पाकिस्तान आना है अमेरिका से और वहाँ के मसाइल से, कि आज बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। अपोजिशन बड़ी परेशान है। ट्वीट किए गए मरियम की तरफ से, उन्होंने कहा एहतसाब और इंसाफ होता तो शहबाज नहीं फ़लाँ 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 गिरफ़्तार होते। आज आसिफ अली जरदारी पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, और मौलाना फजलुर रहमान को यकम अक्टूबर को तलब कर लिया गया है। ये लोग इस सारी बातों को APC के साथ जोड़ रहे हैं। क्या वाकई APC में कोई जो कुछ हुआ है उसका ये रद्द अमल है, या ये कोई इंसाफ का काम हो रहा है? नहीं, देखिए APC तो नाकाम हो गई थी, उसका एतराफ़ इन्हीं जमातों के लीडरों ने कर लिया था, और उसमें मौलाना फजलुर रहमान की नाराज़गी जो है, जो सबसे बड़े लीडर थे APC में और जो बड़े इत्तेहाद के लिए मुतहरक थे, जो तहरीक चलाने के लिए मुतहरक थे, वो नाराज़ हो गए। तो APC तो नाकाम हो गई थी। और फिर नून लीग के अंदर लोगों ने नवाज़ शरीफ की जो तकरीर थी उसके ख़िलाफ़ बातें की। अभी कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी
मियाँ जलील शरकपुरी जो MP हैं नून लीग के, उनकी तरफ से, और लोगों ने भी ये बातें की, और एहसन इकबाल ने भी ये बातें की कि मियाँ साहब की तकरीर जो है वो पार्टी पॉलिसी नहीं। तो गुजारिश ये है कि ये सब लोग 35 साल इक़्तिदार में रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान हिस्सा रहे हैं। इन 35 सालों में जो लूट मार हुई है उसमें कहीं ना कहीं तो ये देखिए हिस्सेदार होंगे, या इनके दौर में हुई है। जब हम ये कहते हैं कि हुक्मरान ज़िम्मेदार है तो फिर इनके द्वार में ये सब कुछ हुआ, तो ये हिसाब तो दें कौम को। और फिर अब इनके नाकाबिले तरदीद किस्म के सबूत ले आएँ बकौल नैब के। वो तो कहते हैं अब ये जो 50 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो पता नहीं कितनी कंपनियां, उस दिन आप नहीं बल्कि ख़बर लाए थे आप कि एक PN जो है उसके अकाउंट में अरबों रुपये है। तो यार हमारे अकाउंट में तो अरबों नहीं आ सका, करोड़ों भी नहीं आ सका। तो हम पढ़े लिखे भी हैं, मेहनत की होगी ना, हम मेहनत नहीं करते ना, हम बातें कर चले जाते हैं, उनके ख्याल में है। इसी तरह इनके क्लर्कों के अकाउंटों में, ठीक है। और वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग उनके नाम पर हुई जो बेचारे कभी बाहर अफगानिस्तान भी नहीं गए, ये जाके वो अमेरिका या पापड़ बेचने वाला और फलां। बिल्कुल सही। तारड़ साहब मेहमान है, बड़ी दूर से आए हैं, मेरा ख्याल है उनसे बात बिल्कुल उनसे करें। तो तारड़ साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ट्रंप का आपने पिछली दफ़ा भी बड़ा खुला के साथ दिया और मुस्लिम बहुत ज़्यादा वो हिलरी के साथ खड़े थे। इस बार आप फिर, अब तो आप चेयरमैन है वॉइसेस फॉर जो है मुस्लिम्स की, जो वॉइसेस जो हैं ट्रंप के लिए, तो आपको अब क्या लगता है? क्योंकि ट्रंप साहब के कुछ बयानात इस तरह के आते हैं कि अगर कोई 2 नंबरी ना हो गई तो मैं नहीं हार सकता, और अगर मैं हारा तो पहले ही वो बता रहे हैं इसका मतलब है कि धांधली होगी। देखिए उसमें 2 चीज़ें मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आपके नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि जब आप एक सिस्टम को रिफॉर्म ना करें तो उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। जमहूरियत अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रिफॉर्म हो रही है, कहीं स्लोली, कहीं ग्रेजुअली, कहीं तेज़ी से। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब उस तब्दीली का, रिफॉर्म का निशान है। वो कैसे कि ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर और एजुकेशन पे स्पीचेस देते थे, ये 3 यूनिवर्सल इश्यूज हैं। उसके बाद हाइबरनेशन में चले जाते हैं, डिलीवर कुछ नहीं करते। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप साहब 16 एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को हरा के उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी का टिकट लिया। उन्होंने आज तक कौंसलमैन भी नहीं रहे किसी म्यूनिसिपैलिटी के। ठीक है, ये चेंज का नाम। सही। एंटी पॉलिटिकल करेक्टनेस, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, और उसके बाद यह है कि वो जो बात कहते हैं जो उनके दिल में आती है वो बाहर निकाल लेते हैं। और उनका एक नारा ये था, 2-3 जो स्लोगन थे वो जबरदस्त, मैं आपके नाजरीन से शेयर करना चाहूंगा। 2016 में था, वो कहते थे आई विल ड्रेन द स्वाम्प, कि वाशिंगटन DC एक स्वाम्प बन चुका है एस्टेब्लिशमेंट का, इट हैज बिकम अ नॉन फंक्शनिंग टाउन, वो उसको ड्रेन करेंगे। एक दूसरा उनका नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। दूसरा, इस दफा उनके इलेक्शन में उनका ये है बेस्ट इज येट टू कम, कि अभी बेहतरी मजीद आनी है। अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक ट्रेडिशन चलती है कि जब प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत के व्हाइट हाउस में चला जाता है तो वो एक स्लोगन बनाता है कि अब वो हर अमेरिकन का प्रेसिडेंट है। इट मीन्स कि ही हैज बिकम बाय पार्टिजन, अब वो डिलीवर कुछ नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप टुक द अदर वे। ठीक है। उन्होंने वॉल का वादा किया था, मैक्सिकन बॉर्डर सदर्न पे वॉल बनाई। उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट उन्होंने 3.4% पे लेकर आए, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहली दफा इतनी नीचे गई। सही। चाइना अमेरिका से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज चोरी करने में मशहूर था। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक तकरीर में बल्कि यहां तक कहा कि चाइना बना ही अमेरिकन पैसों से है। उस पर उन्होंने टैरिफ लगाया, $37 बिलियन उन्होंने अमेरिकन ट्रेजरी में डलवाया। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर और एक लिस्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स। लोगों ने देखा है कि हाउ डोनाल्ड ट्रंप इज सीरियस अबाउट हिज मैंडेट, दैट इज ऑन द बैलेट वर्सेस। अब मैं दूसरी साइड में बताना चाहूंगा, पिछली दफा हिलरी क्लिंटन थी, सारी जिंदगी पावर में रही वो। इस दफा जो उनका अपोनेंट है 50 साल से पावर में है वो। 8 साल वो बराक ओबामा साहब के साथ रहे हैं। अगर वो 50 सालों में कुछ डिलीवर नहीं कर पाए, आज क्या अब क्यों करेंगे? एक दूसरा उसमें ये बताऊंगा कि एस्टैब्लिशमेंट, डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट ओनली फेसिंग वन पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ पार्टी एंड हाफ, 1.5 पार्टी उनके खिलाफ है। एक तो डेमोक्रेट पार्टी और आधी रिपब्लिकन एस्टैब्लिशमेंट। और एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि 92% मीडिया कवरेज सिंस 2016 इज एंटी ट्रंप। लोग आज भी उनके साथ हैं
क्योंकि जब आप किसी चीज को ज्यादा दबाते हैं, लोग उसका रिएक्शन में, एक तो सिंपथी वोट होते हैं, दूसरा बंदा, हमारे एक अमेरिकन टर्मिनोलॉजी होती है अंडरडॉग, वो अंडरडॉग नजर आना शुरू हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने 4 साल पहले उन्होंने रशियन कोलिजन में उनको एंगेज रखा, उसमें से कुछ नहीं निकला। सही। वही हालात जिस तरह यहां है, आप करप्शन के पीछे जाएं तो जमहूरियत खतरे में। डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी सी चीज छेड़ी हंटर बाइडेन की यूक्रेन में करप्शन के बारे में, उन्होंने उसकी इंपीचमेंट शुरू कर दी। तो वहां भी हालात वही हैं, एस्टेब्लिशमेंट इज रेजिस्टिंग, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज स्टैंडिंग स्ट्रांग, नेशन इज बिहाइंड हिम, वोटर्स आर वाचिंग। हम एक चीज टर्म यूज करते थे 2016 में, साइलेंट मेजॉरिटी। लोग देखते हैं अपनी नजरों से सारा कुछ, और जब बूथ में वोट डालने जाते हैं चुप करके, उनको हम कहते हैं साइलेंट मेजॉरिटी। इस दफा वो साइलेंट मेजॉरिटी डबल हो चुकी है। जो इस जितना तोड़ फोड़ और जिस तरीके से मीडिया ने कोरोना वायरस को यूज किया पॉलिटिकली, ब्लैक लाइव मैटर को यूज किया पॉलिटिकली, उन्होंने इंतीफा को यूज किया पॉलिटिकली, सो पीपल आर वाचिंग लॉलेस बिहेवियर। मैं न्यूयॉर्क की मिसाल देना चाहूंगा। न्यूयॉर्क में $1 बिलियन की डिफंडिंग पुलिस कर दी, जो बाइडेन साहब ने एंडोर्स कर दिया। वहां पे 166% शूटिंग रेट ऊपर चला गया, 51% मर्डर्स बढ़ गए। तो ये एंटी लॉलेस बिहेवियर कैन नॉट विन। तो डोनाल्ड ट्रंप स्लोगन, लॉ एंड ऑर्डर प्रेसिडेंट, सो दैट्स व्हाई ही इज स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रांग। एंड और एक और बात बताना चाहूंगा आपके नाजरीन को कि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट ओनली गुड फॉर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप इज गुड फॉर द वर्ल्ड। रीजन, एंटी वॉर एंड बिजनेस माइंडेड। सो दीज 2 चीजें, कोरोना के बाद पूरी दुनिया को इकानमी की जरूरत होगी। अमेरिका एक बहुत बड़ी इकानमी है, वर्ल्ड नीड अ बिजनेस लीडरशिप, एंड दैट्स व्हाट द डोनाल्ड ट्रंप इज। सही, आपकी तरफ वापस आएंगे जी। एक बड़ी अजीब बात हुई, तारड़ साहब कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं और एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो के बरसर इख्तिदार आए हैं, और अभी भी बहुत सारी जगहों पे उन्होंने हवाला दिया। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा हो सकता है। पाकिस्तान में तो हमारा यही तस्वुर है कि जिसने बरसर इख्तिदार आना है उसने एस्टैब्लिशमेंट के घोड़े पे बैठ के आना। नहीं, उन्होंने कहा है रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट, नॉट अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट नहीं जी, सिर्फ रिपब्लिकन एस्टैब्लिशमेंट, पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, वो वहाँ पार्टियों का निज़ाम मुख्तलिफ है पाकिस्तान से। बाकी जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो पूरी दुनिया के हर मुल्क में है। वो अमेरिका में भी है, वो इंग्लैंड में भी है, वो इंडिया में भी है, वो चाइना में भी। चाइना में तो एस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट है समझ ले। वो रशिया में भी है, ईरान में भी है, हर मुल्क में है। वरना ये जो हमारे हमसायगी में मोदी है, वो वहाँ तो पता नहीं 60 लाख बंदा चाय बेचता होगा, कोई पता नहीं किस किस की चाय कितनी मज़ेदार होगी, इसको किधर से उठा के बना दिया। तो ये तो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है। इससे पहले मनमोहन सिंह भी उनका मोहरा था। मनमोहन सिंह तो काउंसलर नहीं बन सकता था। तो एस्टेब्लिशमेंट का रोल हर मुल्क में होता है, जिसमें नहीं होता वो मुल्क ही नहीं है। नहीं, किसी को इख्तिदार में लाने की हम बात कर रहे हैं। रोल होता है, किसी को एक शख्स के खिलाफ काम कर रही हो एस्टैब्लिशमेंट और वो इख्तिदार में आ जाए, ये मुझे मुआवजा लग रहा है। नहीं, देखिए, एस्टेब्लिशमेंट रोल प्ले करती है 10 to 20%। ये नहीं है कि एक मुर्दा घोड़े को उठा कर तो एस्टेब्लिशमेंट बिठा दे। नहीं, ऐसा नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं होता। 19-20 का फ़र्क जो है उसमें एस्टेब्लिशमेंट खेल रही होती है। एस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हो रहा होता है कि फ़लाँ पार्टी बेहतर जा रही है, तो उसमें 19-20 का खेल करते हैं। इससे ज़्यादा नहीं रोल उनका होता। ठीक है। अगर कोई ये कहे कि एक बंदा ज़ीरो पे है और उसको नेक्स्ट डे वो बना दें प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, तो ये मुमकिन नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए उनको पूरा मैदान तैयार करना पड़ता है, ग्राउंड हमवार करना पड़ता है, फिर जाके उसको वो आगे लाते हैं। वरना ऐसा नहीं होता। ये जो आपने एस्टेब्लिशमेंट कहा, तो पाकिस्तान में देखिए, चले मैं तारीख़ दोहराता हूँ, ये जो जुल्फ़कार अली भुट्टो था, ये तो सिंध लॉ कॉलेज में पढ़ाता था। इसको सिकंदर मिर्ज़ा लाया, उसका वज़ीर सनत बना, फिर अयूब ख़ान का वज़ीर ख़ारजा बना, उसको जो भी कहता था, मैं नहीं कहता। फिर ये जो दूसरा तोहफ़ा है नवाज शरीफ, इसको कौन लाया? ये दोनों
भुट्टो साहब भी और नवाज शरीफ भी बिल्कुल पैदाइश इनकी फौजी छतरी तले हुई है। यही तो मैं भी कह रहा था, आप ठीक मेरी है? बात की तायीद ये कर रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना, आप मेरी बात की तायीद कर रहे हैं कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बंदा इख्तिदार में नहीं जा सकता। जिस तरफ आपका इशारा है मैं उसकी बात करता हूँ। जिस तरफ आपका कोई अयूब की गोद में वरना नहीं पहुंच सकता इख्तिदार में। जिस तरफ आपका इशारा है मैं उसकी भी बात करता हूँ। जो इमरान खान है वो 22 साल स्ट्रगल करके आया है। बिल्कुल सही, ठीक है। सही। नवाज शरीफ ने 22 साल स्ट्रगल नहीं किए इक़्तिदार में आने के लिए। भुट्टो साहब ने 22 साल स्ट्रगल नहीं किए इक़्तिदार में आने के लिए। वो लाए गए, कुर्सियों पे वजीर बना दिया गया। जैसे भुट्टो को बनाया गया वैसे नवाज शरीफ को बनाया गया। तो ये कहना कि एस्टेब्लिशमेंट, ये ऐसे ही पाकिस्तान में एक बीमारी है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करना। इंडिया में सवाल नहीं कर सकते उनके फॉरेन ऑफिस में। यहाँ मुबारक विर्क, आप जानते हैं, जर्नलिस्ट हैं हमारे, बड़े लिबरल जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा ये जो इंडियन फॉरेन ऑफिस है, उसने कहा हम तो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस में जो दिल चाहे सवाल पूछ लेते हैं। इंडियन फॉरेन ऑफिस में सवाल जमा कराना पड़ता है, फिर 2 घंटे बाद अनाउंसमेंट होती है कि फ़लाँ को इजाज़त है, फ़लाँ को नहीं। रा के अफसरान चेक कर देंगे ये सवाल होंगे या नहीं होंगे। तो बाबा पहले आप दूसरे मुल्कों को तो देखें। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का तो रोल व जमहूरियत के लिए बहुत उम्दा है। यहाँ तो असलम बेग को मौका था मार्शल लॉ लगाने का, उसने नहीं लगाया। इसके बाद भी यहाँ धरने हुए, नहीं मार्शल लॉ लगाया गया। जमहूरियत के लिए काम किया गया। जब बाकी धांधलियों की बात अगर करेंगे तो वो मौजू वसी होता जाएगा। वो उसमें नवाज शरीफ भी बहुत सी धांधली ज़्यादा। जी बिल्कुल जी, ये यकीनन धांधलियों के हमेशा इल्ज़ाम लगते रहे हैं। और जो हार जाता है वो कहता है धांधली हुई है, जो जीत जाता है वो कहता है बड़ी ईमानदारी हुई है। वापसी पे साजिद तारड़ साहब से बहुत कुछ पूछना है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले मुख्तलिफ उमूर पे, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे, अमरीकी पॉलिटिक्स पे बात हो रही है। लेकिन फिर अभी हम साजिद तारड़ साहब की तरफ जाते हैं और उनसे पूछना है, तारड़ साहब आप ब्रेक पे जाने से पहले जब आप बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि ट्रंप जो है वो पूरी दुनिया के लिए बड़ा फ़ायदा मंद है, उनकी पॉलिटिक्स से बड़ा फ़ायदा है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं उनकी सियासत से, और लोग ये समझ रहे हैं कि वो यहूदियों को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रहे हैं। जो यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाने वाला मामला, इज़राइल वाला अभी जो तकसीम वाला मामला हुआ है, पैलेस्टाइन पे जो उनका आया है सिलसिला, और उसके अलावा उनको कहते हैं कि जो उनका दामाद है कुशनर, वो भी कोई बहुत ज़्यादा सारे काम कर रहा है और मुसलमानों को किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है। ये इंप्रेशन कितना ठीक है और कितना गलत है? देखिए, सबसे पहले तो आपके नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि मैं खुद पाकिस्तानी, मैं खुद मुसलमान, मेरी खुद फीलिंग्स यरूशलेम के लिए, बैतुल मक़दस के लिए, बिल्कुल मेरी नज़र में उतना ही उस जगह के लिए प्यार है जितना किसी मुसलमान का होगा। दुरुस्त है। अब मैं दूसरी साइड में बताना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में ये गलत इमेज क्यों है और ये इसकी असल हकीकत क्या है। सही। सबसे पहले तो पाकिस्तान मुसलमान, इस्लाम सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लैनेट, 1.8 बिलियन। यस। आप इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को चोक नहीं कर सकते, सही। आप ऑफ द टेबल नहीं ले जा सकते उनको। डोनाल्ड ट्रंप साहब का पहला इंटरनेशनल ट्रिप शुरू कहाँ से हुआ था? सऊदी अरेबिया से। सो मिडल ईस्ट इज वेरी डियर टू हिज हार्ट। कतर और दूसरी चीज़ें उसके बाद आपने देखा, उसके बाद मिडल ईस्ट प्लान। और मैं आपको ये भी बात बताना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? नेगोशिएशन। सेकंड टर्म में आप देखें कि मिडल ईस्ट के पीस प्लान को रिविजिट करेंगे, नेगोशिएट करेंगे और कोशिश करेंगे कि 2 स्टेट सोल्यूशन दे के जाएं। दिस इज व्हाट विल हैपन। और उसके बाद ये है कि मुसलमान, मैं ये कहूँगा कि मुसलमान ममालिक के अब आप देख रहे हैं नए ब्लॉक बन रहे हैं। अब आगे तेल जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के हालात किसी साइड पे उनके भी अब डिफरेंट अपनी अपनी प्लानिंग है। आप अपने तेल के ज़खायर से हट के उनके आमदन बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन सेकंड टर्म में कई चीज़ें, फर्स्ट टर्म में प्रेसिडेंट डिलीवर नहीं करता, लेकिन सेकंड टर्म में वो डिलीवर करने की कोशिश करता है और वो करेंगे। तारड़ साहब एक सवाल का जवाब तो दें। एक तो आपने जमहूरियत के लिए कहा है कि डेड एंड पे पहुंच गई है जमहूरियत। दूसरा, आपने ये इज़राइल और फ़लस्तीन के हवाले से बात करते हुए देखिए, जालिम और मज़लूम
के साथ एक जैसा रवैया तो नहीं है अमेरिकन का। देखिए उसमें एक और आप यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा, मेरे ज़हन में ये आइडिया था। आप ये सारा कुछ करने से पहले आप ज़रा अमेरिकन हिस्ट्री को स्टडी करें और ज्यू हिस्ट्री स्टडी करें, आप इजराइल की हिस्ट्री स्टडी करें। अब जितनी स्ट्रॉन्ग इजराइल की लॉबी है अमेरिका में, आप उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। आप 1800 सेंचुरी से लेकर अब तक दुनिया में जितनी इन्वेंशंस हैं, आप यहूदी कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं देख, आप निगलेक्ट कर सकते नहीं कर सकते। इस वक्त इजराइल की साइंटिफिक चीज़ों में अचीवमेंट्स आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, उनके एग्रीकल्चर फील्ड में आप चीज़ें निगलेक्ट नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल में, और जो सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी थोड़ा सा उसको टच करने की कोशिश की, कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ एंटी वॉर प्रेसिडेंट। वो इराक की जंग के खिलाफ थे, उनके मैंडेट का हिस्सा था ट्रूप्स को वापस लेके आना, अफगानिस्तान में रीनिगोशिएशन। और उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग बात जो बताना चाहूँगा, ईरान ने अमेरिका का अनमैन ड्रोन गिराया था। दूसरे दिन मुझे अभी याद है दुनिया सोच रही थी कि अमेरिका सख्त रिएक्ट करेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट थी कि अमेरिकन हमने कोई हमारी जानी नुकसान नहीं हुआ, हम इस पे किसी का जानी नुकसान नहीं करेंगे। तो वो हमेशा सैंक्शंस को, एम्बार्गोज को यूज़ करते हैं, जंग को यूज़ नहीं करते। तो मेरे ख्याल में, और दूसरा मैं एक ये बात बताना चाहूँगा कि ये इस तरह के सवालात मैंने बड़ी दफ़ा देखे कि ही इज़ एंटी मुस्लिम, मुसलमान कंट्रीज़ पे बैन, ये वो मुसलमान कंट्रीज़ बैन लिस्ट जो थी वो बराक ओबामा के पीरियड में बनी थी। और दूसरा उसका, मैं बहसीते मैं एक लॉयर हूँ, मैं समझता था कि वो एक बैन नहीं, पॉज था। और पॉज इसलिए था कि ही वांटेड टू स्टडी कि वेयर इज़ दिस हेट्रेड इज़ कमिंग फ्राम। दूसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि वो ही इज़ नॉट एंटी मुस्लिम, ही इज़ एंटी ट्रबल मेकर्स। उन्होंने आईसिस के खिलाफ पीछे गए, खुला के गए, अलकायदा को खुला के उसके पीछे गए, और दूसरे जितने एलिमेंट्स थे। और मैं यहाँ आपके देखने वालों को ये भी बताऊँगा, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के सबसे ज़्यादा विक्टिम कौन थे, कौन हैं? मुसलमान। तो वो इन चीज़ों को, ही इज़ अ पीस लविंग प्रेसिडेंट, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनके टारगेट्स चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं कंपैरेटिवली बराक ओबामा और दूसरे जो हमारे डेमोक्रेट पार्टी के। तारड़ साहब, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात डिफरेंट है। ठीक है, आपने कहा ISIS के खिलाफ गए, वो टेररिज्म के खिलाफ गए, सारी बात, लेकिन सीरिया में वो हमें ISIS की सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, जबकि रशिया और ईरान उनको मार रहे हैं, और अमेरिकन CIA और अमेरिकन जो हैं ये सारे उनको सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए, उसमें सबसे पहले तो बात ये देखें, अगर आप इसी तरीके से अलकायदा को देखें तो अलकायदा भी कभी अमेरिकन सपोर्ट में थी जब रशिया था। चाहिए, तालिबान के साथ भी फीलिंग्स थी उनकी। आज टेबल पे बैठ के नेगोशिएशन भी हो रही है। आजकल ये दौर ऐसा जा रहा है कि कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के लिए चीज़ें अपने फ़ायदा देखते हैं, अमेरिका। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप का स्लोगन हमेशा ये रहा है, अमेरिका फर्स्ट। तो वो अपने अमेरिका फर्स्ट के ज़रिए जहाँ उनको जो पार्टी, जो चीज़ उनको सूट करती है, दिस इज़ हाउ ही प्लान। लेकिन उससे पहले ये देखें कि उसके पहले जो प्रेसिडेंट थे हमारे बराक ओबामा साहब, वो सीरिया में रेड लाइन ड्रा करते रहे हैं और रशिया उसको अब्यूज़ करता रहा है। उन्होंने सीरिया में जाके नेवल बेस बना ली, जो कि बहुत, क्रीमिया और यूक्रेन में चले गए। चाइना से निकल के अब पूरे मशरक़ वस्ता और दूसरे सारे साउथ ईस्ट को लपेट में लेने की सारे उसमें ट्राई है उनकी। जो सारी चीज़ें इज़ ऑन अ प्रेसिडेंशियल टेबल। सो दिस इज़ व्हाट ही गॉट फ्रॉम बराक ओबामा, अ वीक फॉरेन पॉलिसी, और उसको फिक्स कर रहे हैं। और उनकी जो डॉक्ट्रिन है, खासकर मैं आपके नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा, एवरी प्रेसिडेंट हैज़ लीव द डॉक्ट्रिन। उनका डॉक्ट्रिन है पीस थ्रू स्ट्रेंथ। एक तो रिपब्लिकन पार्टी का एजेंडा होता है टू मेक द पेंटागन स्ट्रॉन्ग, अ स्ट्रॉन्गर आर्मी। उन्होंने स्पेस आर्मी आज तक, अभी तक किसी और कंट्री ने नहीं बनाई। डोनाल्ड ट्रंप साहब इज़ अ फाउंडर ऑफ स्पेस आर्मी। उन्होंने, वो कहते हैं कि हम ना सिर्फ ज़मीन पे जंगों पे सुप्रीमेसी चाहते हैं, हम स्पेस में भी अपनी सुप्रीमेसी चाहते हैं। तो उसका आगाज़ हो चुका है, लेकिन अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, दैट्स हिज डॉक्ट्रिन एंड ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड इट। जी बिल्कुल। अजहर बरलास साहब, अमेरिका तो स्पेस आर्मी बना चुका है और हमारा चाइना की तरफ टिल्ट है, क्या सूरत हाल होगी? मैं तो सोचता हूँ कि तारड़ साहब से फिर से पूछूं कि ये आखिर मीडिया क्यों खिलाफ है ट्रंप के? अमेरिकन मीडिया खिलाफ है? ये भी बता दें, हमारे पास 2-3 मिनट रह गए हैं, कि अमेरिकन मीडिया ट्रंप साहब के क्यों खिलाफ है, और साथ ही आप आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप उनकी मुहिम चला रहे हैं इलेक्शन की, आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, मीडिया आपने ज़्यादातर देखा होगा, आपने देखा होगा कि लेफ्ट विंग पे, ज़्यादा लेफ्ट साइड पे उनको वो सपोर्ट करता है, देखता है। और पहले दिन, और दूसरा कुछ इस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है। जो सबसे बड़ी एक बात जो मैंने ऑब्जर्व की है, मीडिया अब चौथा पिलर बनने की कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट की।
मैं ये खासकर एक बड़ा कड़वा सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, ज़्यादातर कंट्रीज़ में मीडिया आउटलेट्स दे आर ओन बाय द कॉरपोरेशंस। एक मिसाल है, वाशिंगटन ओन इज बाय बेजो, अमेज़न वाले। इसी तरह हर कॉरपोरेशन, गोदी मीडिया किधर से आया है? मोदी साहब भगवान बना दिए उन्होंने। मोदी साहब आज जो मर्जी करें वो फौरन उनके गीत गाते हैं। इसी तरीके से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मजबूरन एक दिन ये भी कहना पड़ा कि अगर मैं कोरोना वायरस की दवाई लेके आ जाऊं तो मीडिया ने कहना ये भी गलत है। तो ये एक रियलिटी है कि मीडिया हैज़ टू गो, इट हैज़ टू बी द पार्ट ऑफ द रिफॉर्म। जिस तरीके से मैंने आपको पहले अर्ज़ की कि जमहूरियत रिफॉर्म हो रही है, उससे अमेरिका में नहीं। ब्रेक्सिट उसकी इलामत है, उसके बाद मैक्रां उसकी इलामत है, अरब स्प्रिंग है, मोदी साहब हैं, खान साहब हैं, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स भी। लोग अब तंग आ चुके हैं मौरूसी सियासत से, लोग ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन से बेजार हो चुके हैं। जमहूरियत को अभी टेक्नोलॉजी के साथ अभी कैचअप करना है। अब सोशल मीडिया का दौर आ चुका है, 5th जनरेशन वॉर है, हाइब्रिड वॉर्स हैं। ये सारी चीज़ों के साथ अभी जमहूरियत ने कैचअप करना है। लेकिन अमेरिका में ये हो रहा है 92%। अनफॉर्चुनेटली मीडिया हैज़ टू रिफॉर्म देमसेल्फ एज वेल। और मेरे ख्याल में आइंदा फ्यूचर में ये होगा कि मीडिया भी कोशिश करेगा जस्टिफाई। CNN अमेरिका में सुबह दुकान खोलता है एंटी ट्रंप, शाम को दुकान बंद करता है एंटी ट्रंप। लोग देख रहे हैं। जी, ये सिर्फ यहाँ पाकिस्तान का रोना नहीं है, ये तो बड़ी सूरत हाल अजीब लगी कि अमेरिका में भी यही रोना है कि मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहा है और नई जमहूरी निज़ाम और नए जमहूरी ढांचों में अमेरिका मीडिया को किसी न किसी तरह सेटल डाउन करना होगा, मीडिया को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। आज इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।